12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के काव्यखंड के चैप्टर नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी 100 अंक सभी फैकल्टी के बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वह साइंस फैकल्टी के छात्र हो, कॉमर्स फैकल्टी का छात्र हो अथवा आर्ट्स फैकल्टी का छात्र हो, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज करवक शीर्षक कविता के भावार्थ को जानेंगे। उसके उपरांत इसमें जितने भी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कविता को प्रारंभ करने से पहले जान लें कि करवक शीर्षक जो कविता है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत से लिया गया है। तो अभी सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कवि परिचय। करवक जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप क्या जानते हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी पर टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रेम मार्गी विचारधारा के एक महान संत थे। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रेम मार्गी विचारधारा के एक महान कवि हैं, एक महान संत है। इन्हें प्रेम मार्गी विचारधारा का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्गी विचारधारा का सिरमौर माना जाता है। इनका जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जायसी बचपन में चेचक रोग का शिकार हो गए थे। चेचक रोग के कारण इनका चेहरा कुरूप हो गया और यह आंख से भी काने हो गए। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी का हृदय बड़ा ही सुंदर था, मृदुभाषी थे, मतलब मीठा बोलते थे, और दिल्ली के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अनेक सारे पुस्तकों की रचना की, अनेक सारे ग्रंथों की रचना किया, जिसमें प्रमुख है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कहरानामा। इसमें पद्मावत इनकी श्रेष्ठ रचना है। पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ को चौपाई शैली में लिखा गया है। इसमें इन्होंने चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आइए मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के 2 दोहा, जिसे करवक नाम से लिखा है, पढ़ते हैं। कवि लिखते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। आप लोग यदि अपने सामने पुस्तक रखे हैं तो करवक में 2 पद हैं। पहला पद का अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसका भाव अर्थ जानेंगे कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमुहा जेई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा, जग सूझा एक नयनाहा, उवा सुख अस नख तन महा, जौ लही अंग अंबही डावन होई, तौ लही सुगंध बसई न सोई, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुज अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जौ लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। ये करवक का पहला पद है, जैसा कि स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ लिखने से पहले, लिखने का एक तरीका है, पहले होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के करवक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति
हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के करबक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस पद में कवि कहते, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मुहा जई कभी सुनी। इस पद में कवि कहते हैं कि विधाता ने उनको चंद्रमा के समान बनाया। विधाता ने उनको, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी को, चंद्रमा के समान बनाया, लेकिन चंद्रमा के समान बनाकर भी उन्हें कलंकित कर दिया। कवि कहते हैं वे एक आंख से सारे संसार को देखते हैं, उनका आंख नक्षत्रों के बीच शुक्र तारा के समान है। कवि आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार जब तक आम में न मंजर नहीं लगती है, जब लगे अम्ब ही डाब न होई, मतलब जब तक आम में मंजर नहीं लगती है, मंजर नहीं फूटती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं फट बसती है। कभी आगे कहते हैं कि जैसे विधाता ने सागर के जल को खरा बना दिया, नमकीन बना दिया, तभी तो वह आकाश के जैसा ऊंचा हो गया। कभी कहते हैं जिस सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया, आज वह कंचनगिरी मरकर आकाश में छू रहा है। कभी आगे लिखते हैं कि जब तक घटिया में मैला नहीं पड़ता, तब तक कंचन जैसी, तब तक सोना में कंचन जैसी चमक नहीं आती है। कभी कहते उनका आंख भी एक दर्पण के समान है। वह एक आंख है, लेकिन कवि का एक आंख क्या है, दर्पण के समान है। उनका भाव निर्मल है, वह स्वयं तो कुरूप है, लेकिन संसार के सभी रूपवान उनका पांव पकड़कर मुंह जोहते। दूसरा पद है करबक का, जो दूसरा पद है, लिखते हैं कि मुहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मुहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोड़ी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नयन जल भेई। और मन जानी कवित अस किन्हा, मकुयह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सौरतन सेन अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जई किन्न बखानु। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। कोई न जगत बस जस बेचा, कई न लिन्न जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम सबरे दुई बोल। ये करबक का दूसरा पद है। इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति अर्थ को लिखने से पहले कम से कम इस पद के बारे में 2 लाइन लिखना पड़ता है। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के करबक शीर्षक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं मोहम्मद कवि, यह मोहम्मद कवि ने इस काव्य को रचकर सुनाया है। मोहम्मद कवि यही कवि जोड़ी सुनावा, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने इस काव्य को, इस कविता को रचकर, मतलब लिखकर सुनाया है। और जिसने इस कविता को पढ़ा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिसने इस कविता को पढ़ा वह प्रेम का पीरा हो गया। इस प्रेम कथा को रकत के, मतलब खून के लेई से, खून के गोंद से लगाकर जोड़ा गया है। इस कथा को आंसुओं के भिगोया गया है। शायद कवि ने मन में यह सोचकर इस कविता को रचा या लिखा कि शायद संसार में यह उनकी निशानी बनकर रह जाएगी। कवि कहते हैं कि कहां है अब रतन सेन जैसा राजा, और कहां ऐसा सुगा जैसा कवि जो बुद्धि लेकर जन्मा था। कहां है राघव चेतन जैसा व्यक्ति जिन्होंने पद्मिनी के सौंदर्य का सुल्तान के सामने बखान किया। इस संसार में अब कोई नहीं, बल्कि उनका नाम, बल्कि उनका यश रह गया है।
जैसे फूल के मुरझा जाने पर, फूल के सूख जाने पर फूल का गंध विद्यमान रहता है। कभी आगे कहते हैं, ऐसा कौन है जिन्होंने घोड़ा के लिए अपना यश, अपना मान नहीं खोया है। मैं कहता हूं कि जो इस कविता को पढ़ेगा वह जरूर हमें याद करेगा। तो ये था दोनों पद। आइए इसके प्रश्नोत्तर को जानो। इसका पहला प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है। आपका उत्तर होगा, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से मतलब आईना से इसलिए किया है क्योंकि वह अपने एक आंख से ही संपूर्ण संसार को देखता है, संपूर्ण जगत को देखता है। कवि कहते हैं विधाता ने उसे एक आंख दिया, लेकिन उसका एक आंख कलंक के समान नहीं है, क्योंकि संसार के सभी लोग जितना दो आंख से देखते हैं, कवि एक आंख से ही उतना ही देखते हैं। इसलिए कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से किया। दूसरा प्रश्न है, पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या मतलब है। दूसरा प्रश्न है कि पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। आपका उत्तर होगा, कवि ने कलंक का मतलब भद्दा चेहरा से लिया है। यहां कलंक का मतलब चेहरा, कुरूप चेहरा, भद्दा चेहरा। कवि की मान्यता है कि चंद्रमा में कलंक है फिर भी वह प्रकाशमान है। ठीक उसी तरह कवि के चेहरा चेचक के कारण कुरूप हो गया है, कलंकित हो गया है, लेकिन वह एक आंख से ही संपूर्ण संसार को देखते हैं। कांच, दूसरा बात होता है कांच, कांच माने शीशा होता है। यहां कांच से तात्पर्य कच्ची धातु से, शीशा से नहीं। यहां कांच का मतलब है कच्ची धातु, और कच्ची धातु उस धातु को कहते हैं जिसे साफ करके शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। कांच से मतलब कच्ची धातु से है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कच्ची धातु में मैला डालकर, गंदगी डालकर उसे साफ किया जाता है, तभी तो वह चमकता है। उसी प्रकार जैसे इंसान में अगर कमी ना हो तो इंसान को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तीसरा है कंचन, और यहां कंचन का मतलब सुंदरता से है। जैसे सोना से अशुद्धि को निकाल देने के बाद सोना की चमक कई गुना बढ़ जाती है, सोना चमकने और दमकने लगता है। उसी प्रकार कवि का गुण उसके कुरूपता को काटकर आगे बढ़ा रहा है। तो यहां 3 शब्द है। अगला प्रश्न है, पहले करवक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय दे। मतलब पहले करवक में कवि ने अपने आत्मविश्वास को कैसे जगाया है। हालांकि क्योंकि कवि का कुरूप चेहरा और एक आंख से काना कलंक के समान था, लेकिन फिर भी मलिक मोहम्मद जायसी में क्या असम्मान था, उसी के बारे में चर्चा करना है। पहले करवक में प्रश्न है, पहले करवक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। आपका उत्तर होगा, कवि का चेहरा जो चेचक रोग के कारण कुरूप हो गया है, वह एक आंख से अंधे हो गए हैं, लेकिन कवि के पास, मलिक मोहम्मद जायसी के पास आत्मविश्वास की कमी नहीं। इसका कारण यह है, कवि यह सोचते हैं कि जहां थोड़ी सी खोट है, जहां खोट है वही महान होते हैं। जैसे चंद्रमा में कलंक है फिर भी उससे प्रकाश है, ध्रुव तारा एकांत में रहता है फिर भी वह संसार को राह दिखाता है, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से शिव ने नष्ट कर दिया फिर भी वह आकाश में सटा हुआ है, सोना में थोड़ी अशुद्धि है लेकिन फिर भी संसार में सोना सबके लिए प्रिय है। उसी प्रकार कवि के पास एक आंख है, लेकिन एक ही आंख से वह संपूर्ण संसार को देखता है, और उनका व्यक्तित्व इतना निर्मल है, इतना आदर्श है कि संसार के सभी लोग उनके सामने झुकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त किया है। कवि ने मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रूप में अपने आप को याद रखने के लिए कहा है। आपका उत्तर होगा, कवि ने स्वयं को मतलब अपने आप को एक आदर्श कवि के रूप में, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने
अपने आप को एक आदर्श कवि के रूप में याद रखने की इच्छा व्यक्त की है। कवि कहते हैं कि इस कविता को, इस काव्य को हमने रक्त के प्रेम से रचा है, प्रेम की आंसुओं से भिजाया है, ताकि संसार में उसकी पहचान बनी रहे। कवि का मानना है कि जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसकी गंध बनी रहती है, उसी प्रकार मेरे मर जाने के बाद भी मेरे कविता को पढ़कर लोग हमें याद करेंगे, जानेंगे। अगला प्रश्न है, जौलही अंबही डाब न होई, जौलही अंबही डाब न होई, तो रही सुगंध बसई नहीं सोई। भाव स्पष्ट करें। अब लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की रचना करवक से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की रचना करवक से ली गई है। इसके माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने कुरूपता का वर्णन बड़े विनम्र भाव से किया है और कहते हैं कि जब आम में मंजर फूटती है तभी उसका गंध चारों ओर फैलता है। उसी प्रकार जब सागर का जल खाला होता है, नमकीन होता है, तो आकाश तो अपार है। उसी प्रकार कवि का कुरूप होना उनके लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है, क्योंकि वह एक आंख से ही संपूर्ण संसार को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के लेई का क्या अर्थ है? प्रश्न है, रक्त के लेई का क्या अर्थ है? आपका उत्तर होगा, रक्त की लेई का मतलब है रक्त से जोड़ा गया। रक्त की लेई का मतलब है रक्त से जोड़ा गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने यह काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी का जो यह कविता है, विरह काव्य में है, वेदना काव्य में लिखा गया है। इसमें कवि ने परमात्मा से मिलन का, परमात्मा से विरह का जिक्र किया है और व्याकुल होकर लिखा है। कवि का विश्वास है कि उनका व्यक्तित्व एक दिन अवश्य दमकेगा, अवश्य चमकेगा। अगला प्रश्न है, मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहां कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यहां जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? आपका उत्तर होगा, अवधी भाषा में जोड़ी का मतलब होता है जोड़ना। अवधी भाषा में जोड़ी का मतलब होता है जोड़ना। इस पद में कवि के कहने का मतलब है कि मैं यहां कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो कुछ कथाओं को जोड़ जोड़कर, कुछ कहानियों को जोड़ जोड़कर आपको सुना रहा हूं, जो कथाएं भारतीय जीवन में क्या है, प्रचलित है। अगला प्रश्न है, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के करवक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पद के माध्यम से कहा है कि संसार में कोई नहीं रहता है, सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है, लेकिन धन्य है वह पुरुष जिसकी कीर्ति संसार में बनी रहती है। जैसे फूल के मुरझा जाने के बाद उसका गंध बचा रहता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन व्यक्ति जो अपने जीवन में यश किया रहता है, अच्छा काम किया रहता है, उसके काम का ही गुणगान होता है। दो चार व्याकरण के प्रश्न हैं, किताब के पीछे लिखा हुआ है, देख लेंगे। इस लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची लिखे। निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची लिखे, तो देख लीजिए। एक है नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची है नयन, लोचन, चक्षु। आम का जो पर्यायवाची होगा आम्र, सहकार और रसाल। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा मयंक, शशि, हिमांशु। रक्त का 3 पर्यायवाची होगा लहू, खून, सारंग। राजा का पर्यायवाची होगा भूप, नृप, नरेश। फूल का पर्यायवाची होगा कुसुम, परसून और पुष्प। अगला प्रश्न है, पहले करवक में कवि ने अपने लिए किन किन उपमानों का चर्चा किया है? पहले करवक में कवि ने अपने लिए किन किन उपमानों का चर्चा किया है?
आपका उत्तर होगा पहले करबक में कवि ने अपने लिए निम्नलिखित उपमानों का चर्चा किया, जैसे एक नयन, चांद, अंबहिडाब, सुमेरु और समुद्र। अगला एक और व्याकरण का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का मानक रूप लिखें। मतलब अवधी भाषा में लिखा गया है, उसका शुद्ध हिंदी में क्या होगा, कैसे लिखेंगे। जैसे नयन, नयन माने नयन, दर्पण मतलब दर्पण, निर्मल, निर्मल कैसे लिखेंगे, निर्मल जो लिखा हुआ है देख लीजिए स्क्रीन पर। पानी, पकार नहर्षिकार पानी, जबकि शुद्ध होगा पकार नदरिकार नहीं पानी। नखत, नखत मतलब नक्षत्र को कहते हैं। प्रेम मतलब प्रेम, रकत माने रक्त, कीरति मतलब कृति, पुरुष मतलब पुरुष। अगला है दो प्रश्न, दोनों करवक के रस और काव्य गुण क्या है। करवक, दोनों करवक के रस और काव्य गुण क्या है। आपका उत्तर होगा पहले करवक का रस शांत है और गुण प्रसाद है। पहले करवक का रस शांत है और गुण क्या है, प्रसाद है। वहीं दूसरे करवक का रस करुण है और गुण प्रसाद है। अगला प्रश्न है पहले करवक के संज्ञा पदों को चुने। मतलब पहले करवक में कौन कौन संज्ञा पद है। तो पहले करवक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। पहले करवक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दूसरे करवक के सर्वनाम पदों को चुने। दूसरे करवक के सर्वनाम पदों को चुने। तो आपको बता दे दूसरे करवक में जो सर्वनाम पद है, जोड़ी लाई रकत, रकत के लेई, जोड़ी लाई रकत के लेई। दूसरा है धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, ये भी सर्वनाम पद है। और तीसरा है फूल मरे पे मरे न बासु। और अंतिम प्रश्न है जायसी की पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस दोनों अवधी भाषा में लिखा गया है, पर दोनों महाकाव्यों में भाषिक संस्कार में अंतर है। यह अंतर क्या है। मतलब प्रश्न कहता है कि करवक भी अवधी भाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस को भी गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में ही लिखा। फिर दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो दोनों की मात्रा, शब्द और वर्ण सब में डिफरेंस है। क्या अंतर है आप लिखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस के अंतर की बात करें तो पहला मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है वह ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। यहां बोली और प्रचलित भाषा में मिठास है और जायसी ने तत्सम शब्दों को ज्यादा प्रयोग किया है। इसमें लोच कम है और बोली का पुट मतलब करापन ज्यादा है। वहीं तुलसीदास की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, लेकिन ये जो अवधी है वह परिष्कृत है, परिमार्जित है, तत्सम प्रधान है। इसमें लचीलापन भी ज्यादा है और अरबी फारसी का टूट है जो संस्कृत के काफी करीब है। तो ये रहा हिंदी का के काव्य खंड का प्रथम पाठ, करवक के संपूर्ण विश्लेषण। निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह सभी फैकल्टी के बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग अपने सारे ग्रुप में इसके लिंक को शेयर कर दें ताकि जो भी आपके मित्र हैं इसको पढ़ लें और उन्हें भी इसका क्या मिले, लाभ मिले। तो धन्यवाद।